यकीनन यहाँ रहना एक बहुत ही अलग अनुभव देता होगा। ये सच में एक अलग दुनिया है। पाकिस्तान में इतनी खोई और छुपी हुई है कि उन्होंने अपनी पहचान, विश्व को देखने का नजरिया अपने पास रखने का फैसला किया है। रियलिटी की खूबसूरती की व्याख्या करने का उनका तरीका बहुत अलग है। उत्तर पाकिस्तान के एक और सफर में आपका स्वागत है और हम अभी चित्राल घाटी में हैं। बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ी दर्रों को पार कर हम यहाँ पहुँचे हैं। यार क्या एडवेंचरस सफर रहा है अभी तक का, आप देख लो। और इस जीप से हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो किला मेरे ठीक पीछे दिख रहा है वह है श्री चित्राल का, जो आज भी इन क्षेत्रों पर शासन करते हैं। और हम बढ़ने वाले हैं दुनिया के अविश्वसनीय और सबसे दिलचस्प जातीय समूह की ओर, जो अतीत के चेहरे थे, कलश चित्राल के गुलाम थे। और आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। ये वही जीप है जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जमीन बहुत ही ज्यादा खराब है भाई। बहुत ही कम लोग इन जगहों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ आपके लिए इस तरफ बढ़ते हैं। हे, तो चलो शुरुआत करते हैं मेरे भाई क्लेवेरो। और इस जगह को एक बेहतर तरीके से देखें। हम एक छुपी हुई दुनिया में पहुंच रहे हैं। हिमालय में केवल एक यही स्थान है जहां पूर्व इस्लामिक और पूर्व हिंदू संस्कृति को बनाए रखा जाता है। और घंटों की इस यात्रा के बाद आखिरकार हम इन विशेष घाटियों में, हम उसी जगह पर हैं जहां जातीय समूह रहता है, जिसके साथ हम अगले कुछ दिन रहने वाले हैं। ये सभी जनजातियां पश्तूनों की भूमि से आती है, जिसके बारे में आपने पिछले वीडियो में जाना। वह जगह जहां आपको एक भी महिला देखने नहीं मिलेंगी, सभी पूरी तरह से ढकी रहती हैं, जहां पुरुष ज्यादातर दाढ़ी रखते हैं और जहां पुलिस का भी काफी नियंत्रण रहता है। वो आपने देखा था पिछली वीडियो में। बात करें यहाँ की, तो यहाँ के अधिकांश मर्द बिना दाढ़ी के रहते हैं। महिलाएं बहुत मिलनसार होती हैं और ये बहुत अच्छे और रंगीन कपड़े पहनती हैं और ये अपना चेहरा नहीं ढकती है। यहाँ पुलिस का नियंत्रण भी काफी कम है, जिसके कारण हमें रिकॉर्ड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए उनसे मिलकर हम उन्हें नजदीक से जानते हैं। गुड मॉर्निंग। कल हम शाम को यहाँ पहुंचे और यहाँ के एक घर में रात बिताई। आज भी इसी शहर में हम ठहरेंगे। मैं आपको यहाँ का सारा सीन शॉट दिखाऊंगा। हम लोग इनका हिस्सा बनकर देखेंगे कि इनकी गतिविधियां क्या हैं, कि ये कैसे रहते हैं, ये कैसे कपड़े पहनते हैं और इनके रहन सहन के तरीकों को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन लोगों की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें कुछ अति दुर्लभ विशेषताएं हैं। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में ये ज्यादा नहीं है। कुछ नीली आंखें वाले, कुछ सुनहरे बालों के साथ, और ये कपड़े पाकिस्तान में देखने नहीं मिलते। इन लोगों के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं और मैं वास्तव में नहीं जानता कि उन दोनों में से कौन अधिक दिलचस्प है। वे दावा करते हैं कि वे आए हैं पूर्वी यूरोप में बुल्गारिया की कुछ प्राचीन जनजातियों से। आज के समय में देखा जाए तो जो कि है बुल्गारिया देश का हिस्सा, लेकिन बाद में इतिहासकारों का एक और सिद्धांत है कि इनका प्राचीन ग्रीस से और मैसेडोनिया से इनका बहुत कुछ संबंध हो सकता है। और ये वैसा ही है जैसा कि इनका पश्तून के साथ था। ये महान सिकंदर की महान सेनाओं के क्षेत्रों में से एक थे, जिसने भारत भूमि को जीतकर उन्हें धन, संस्कृति, आभूषण और मसाले देने का वादा किया था। जैसा कि मैंने कहा, ये संभावना है कि इनमें से कुछ सैनिक आए होंगे प्राचीन मैसेडोनिया से और इन घाटियों में खो गए होंगे और फिर अन्य स्थानीय जातीय समूह के साथ जुड़ गए। आज यहाँ पर जो लोग हैं वो फारसियों के साथ कॉकेशियन मिश्रित विशेषताओं वाले लोग हैं और इन वेशभूषा को देखकर वास्तव में प्रतीत होता है कि यह पूर्वी यूरोप के बाल्कन लोक साहित्य से जुड़ी है और यहाँ रहना यकीनन थोड़ा अजीब है यार। ये एक अलग ही दुनिया है जो पाकिस्तान में इतनी खोई है और छुपी हुई है। चलो अब हम उनके साथ चलते हैं। हम हिमालय के इस सुदूर स्थान पर कैलाश के साथ हैं। ये हिमालय का आखिरी सीमांत है और ये वास्तव में एक अवधारणा है जो मैं हमेशा बताना पसंद करता हूँ। यह एक वैश्विक दुनिया में प्रतिरोध का द्वीप है जहाँ अंतर हर बार डरावना होता है। पिछली जनजाति भी ज्यादा पुरातन पंथी है। अफगानिस्तान के पास सीमा पर पाकिस्तान के एक दूर दराज के इलाके में हम पाते हैं कि जिसे मैंने आपको सांस्कृतिक प्रतिरोध के द्वीप के बारे में बताया, वह एक समूह के बारे में है
जो एक अन्य प्रमुख जातीय समूह से घिरा हुआ है, और उन्होंने अपनी पहचान, दुनिया को देखने का अपना नजरिया, वास्तविकता को अपनाना, सौंदर्य और अपने धर्म की व्याख्या करने का उनके तरीके को बनाए रखने का फैसला किया। वे केवल ब्रह्मांड की व्याख्या करेंगे और प्रकृति जो उन्हें चारों ओर से घेरती है। रूबेन बुएनो के साथ हम यात्रा कर रहे हैं। हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों की खोज कर रहे हैं, जहां हम हमारी अपनी अपनी चर्चा करते हैं। सांस्कृतिक प्रतिरोध का द्वीप, यहाँ के लोग सामान्य नहीं है, जिससे ये जगह पूरी तरह से गतिहीन है। कृषि और पशुपालन की ये घाटियां वास्तविक रूप से इन विशाल पहाड़ों में स्थित है। विशाल सींग वाली बकरियां जो उनके पास हैं, कुछ गायें और घोड़े भी हमने यहाँ देखे हैं। फिर कुछ और पहाड़ी इलाके जो बहुत अधिक शहद का उपयोग करती है, तो इन्हीं चीजों से इनका गुजारा होता है और हम लोग इनके बारे में और जानेंगे। यह बकरी के मांस सहित नाश्ता है जो उस एरिया में काम करने में सक्षम होने के लिए संभवतः खाया जाता है। मुझे लगता है कि इसमें नट्स भी हैं। वे दिखाते हैं कि वास्तव में हर चीज नट्स के साथ ली जाती है। यहाँ हमने देखा है कि इनकी मेहमान नवाजी बहुत ही जबरदस्त है भाई, जो आप देख रहे हैं। उन्होंने हमें सुबह इन पहाड़ियों पर चढ़ते हुए देखा और अपने घर बुलाया और हमें नाश्ते के लिए आमंत्रित किया है, जिससे यहाँ के लोगों का स्वभाव पता चलता है। जबकि पाश्तून के कुछ सामाजिक नियम है जिसमें आप महिलाओं को नहीं देखते, वे अपनी भावनाओं को नहीं दिखा सकती, लेकिन यहाँ इसमें कुछ भी नहीं है और इसलिए वे बहुत मिलनसार लगती हैं। और जिसने हमें नाश्ता कराया वो एक महिला है और ऐसी जगह में ये संभव नहीं होता। हाँ बिल्कुल, पश्तूनों के साथ तो आप एक घर में एक ही कमरे में नहीं रह सकते, और जहाँ एक महिला है वहाँ तो ये असंभव है। ठंड के लिए फैट वाले मांस का खाना कुछ पहाड़ों के लोगों के लिए सामान्य है। हम इस पुराने शहर में आए थे और इस महिला ने हमें देखा, हमें यहाँ लेकर आई। मैं मना कर रहा था लेकिन उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। ये कुछ लोहे की तरह लग रहा है और ये आग जलाकर इन्हें गर्म करते हैं, उसके बाद उसी पर पकाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रखा हुआ कुछ इस शेप का, और इन्होंने पानी को गर्म करने से पहले हमें चाय पिलाई। और मुझे लगता है ये थाली मांस को बनाने के लिए गर्म किया जाता है और इसे रोटी के साथ परोसा जाता है। और मुझे लगता है कि ये बनाया गया है सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 5। गजब है यार। मैं नाम जैनुर बीबी कोइनकुरा का दूता पुत्र छु। मैं बेरु खाली मजदूरी का औरेवारो कीता शेमिना मामूली मजदूरी ल्या जमींदारी असताना अद्या शेमी ये गोन मिसरी। मुझे लगता है औरतें खुद को नहीं छुपाती, लेकिन यहाँ लड़कियाँ अभी भी कुछ वैसी हैं जो कि पूर्वी यूरोप में उनकी उत्पत्ति होने का काफी मजबूत सबूत है। पूछो तो भाई, हेलो कैसे बोलते हैं? जैसा कि आपने अभी अभी मुझसे सुना, जिस तरह से इन्हें हम देख रहे हैं वह सबसे ठोस सबूतों में से एक है कि शायद इनकी उत्पत्ति पूर्वी यूरोप से हुई है। और इसी तरह से ये एक दूसरे से मिलते हैं। हेलो को ये कहते हैं पता, यह है पाता। आप खुद सोचें कि क्या ये पूर्वी यूरोप की तरह नहीं सुनाई दे रहा है? वहाँ भी ऐसा ही है। और एक दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन जगहों पर ड्रोन भी उड़ा सकते हैं। पुलिस इतना कंट्रोल नहीं करती यहाँ के लोगों ने हमें ड्रोन उड़ाने दिया। बच्चे भी इसे देखकर खुश हो रहे हैं। हम इसे बहुत अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं, जबकि ये बहुत खतरनाक क्षेत्र है क्योंकि हम पाश्तून के एरिया से बहुत करीब हैं, और उससे भी ज्यादा हम अफगानिस्तान के सैनिक क्षेत्रों के सीमा के बहुत करीब आ गए। अच्छी बात यह है कि ये किडनैपिंग वाला एरिया नहीं है। ये रास्ता पाकिस्तान की तरफ नहीं जाता। इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ इतनी खड़ी हैं कि सड़कें इन घाटियों में समाप्त हो जाती है। ये घाटियाँ अफगानिस्तान से जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे में हमारा किडनैप कर अफगानिस्तान के पहाड़ों पर लेकर जाना बहुत कठिन और जटिल काम होगा। हम यहाँ के स्थानीय घरों में रह सकते हैं। ये कहीं अधिक सुकून से रहने वाला क्षेत्र है। ये एक सपने को पूरा करने जैसा है, क्योंकि सालों पहले मैं यहाँ आना चाहता था। और अगर हम यहाँ के पुरुषों को देखें, बच्चे को या बड़ों को, तो वे उत्तरी पाकिस्तान की प्रमुख जनजाति के कपड़े अपना रहे हैं। पश्तून ने अपनी वेशभूषा को 50 के दशक में खो दिया था। आप अभी भी पुरुषों को पारंपरिक फूलों और पंखों वाली टोपी पहने देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ त्योहारों के दौरान। दिन प्रतिदिन की रस्मों के लिए ये पश्चिमी कपड़ों का उपयोग करते हैं।
महिलाओं और लड़कियों की बात की जाए तो उन्होंने अपने पारंपरिक पोशाक को संभाले रखा है, जो सबसे आकर्षक और सबसे अच्छी बात है इस जनजाति की। यहाँ की महिलाओं की एक और विशेषता ये है कि आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। उनके लिए आंशिक रूप से घरों से निकलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये सफेद रंगीय जनजाति समूह है। अफगानिस्तान के लोगों द्वारा पिछले कई सालों में गोरी लड़कियां अपहरण का शिकार हुई है और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र के लोगों द्वारा इन्हें ले जाकर इनकी जबरदस्ती शादी करवाई गई और इनमें से कुछ को वेश्यालयों में ले जाया गया। इन्होंने काफी कुछ झेला है। हालांकि सरकार ने हमारी काफी रक्षा भी की है और यही सब कारण है कि परिवार वाले लड़कियों को सड़कों पर निकलने से रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए और उन्हें गायब होने से बचाया जा सके। तो वाकई में काफी गलत चीजें झेली है इस समाज ने, खास करके लड़कियों और औरतों ने, जो कि काफी दुखदायी है। इन्हें काले मूर्ति पूजक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जीववादी हैं। इनमें से कुछ तो भगवान पर विश्वास ही नहीं रखते, तो कुछ इतने अंधविश्वास हैं कि वो ना जाने किसे पूजते हैं। इन्हें काले मूर्ति पूजक भी कहते हैं। इसकी एक वजह उनके द्वारा पहने गए काले कपड़े भी हैं, लेकिन समय के साथ ये अलग अलग रंगों को अपना रहे हैं और अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहन रहे हैं। उर्दू में एक शब्द है काफिर, जिसका मतलब होता है अल्लाह पर विश्वास ना करने वाला। ये सभी जगहों को काफिर के इलाके के नाम से बुलाया जाता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये उपनाम दिया गया है। पाकिस्तान के लोगों द्वारा कहा जाता है ये उन लोगों की जगह है जो किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते। हमने यहाँ एक काफी खूबसूरत ड्रेसिंग भी देखा, जो कि पूरे काले रंग का था और वो काफी पुराना था, लेकिन फिर भी उसके डिजाइन और पैटर्न्स काफी अच्छे थे। और इन लोगों की बात करें तो इनकी चोटियां नीचे से रंगीन होती है। हमने यहाँ कुछ आश्चर्यजनक बातें देखी, जैसे हमें यहाँ एक औरत मिली, एक बूढ़ी औरत जिसकी सही उम्र का पता नहीं, लेकिन ये कहती है इसे याद है यहाँ आने वाले पहले अंग्रेज के बारे में। यह एक सदी पहले की बात है, 20वीं सदी की शुरुआत में। इससे हमें ये लगता है कि हम इसकी 100 साल पहले पैदा होने की कल्पना कर सकते हैं। ये उस समय की बात है जब उनके कपड़ों में सजावट होती थी और उनके बाल अलग ढंग से बने होते थे। 100 साल पहले तक ये छिपी हुई घाटियां थी, जब तक कि ब्रिटिश यहाँ पहुंचे नहीं थे। इसलिए ये वे ऐतिहासिक क्षण है और हम उन लोगों के साथ हैं जो इस दौर से गुजरे हैं। Je du Israel musulman kalasas mujar mai fakumidao na neasi. Bakhe mai fakumidao na garana ajadu boziyat tisho mai te pura patana. Iyo pia mul acho ya bo batashis. Ajadu silabas wajene bogairavat. Pia wishkas na chaumoso mashiu chaumashiu. Homa rasum riwaj tana alexiu kalasas. Hishkas tum sharik nasiu. Islam kabul kar homa masabat ne musulmani मेरे पास ये क्या है? ये वाइन है और ये बहुत ही असाधारण बात है। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। ये बहुत ठंडी जगह है और बहुत समय भी हो गया हम इन पहाड़ियों में। यहाँ पर वाइन यार्ड्स भी हैं। हो सकता है कि वे उन प्राचीन यूनानियों द्वारा लाए गए हों। इसके अलावा एक और बात है, पाकिस्तान में ड्राई लॉ का पालन किया जाता है, जिसमें शराब की मनाही है। खास करके इस देश के मुस्लिम इसका पालन करते हैं और वे शराब नहीं पीते। लेकिन यहाँ इस बात की अनुमति है। इन सभी की राष्ट्रीय छवि जो मूर्ति पूजक भूमि है, तो इन्हें अनुमति है इसे बनाने की। काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जबकि स्पेन की व्हाइट वाइन से ये बहुत अलग है और ये कुछ वाइन से मिलती जुलती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम पाकिस्तान में शराब पी रहे हैं। ये बहुत ही असाधारण बात है। मुझे देखने दो मुझे क्या पीना है। मुझे कैटलन बास्क्यू देश की कैलिमोचो पीना है, वाइन कूलर में। Dice Pau que él suele catar vino, hace catas de vinos, ¿no? Bebo mucho vino, pero no hago catas normalmente. A ver. इसकी महक व्हाइट वाइन की तरह है। इसका रंग थोड़ा अलग है। Un color intenso, diría que इसमें सल्फाइट नहीं है, सल्फाइट जो इसका स्वाद बनाता है, लेकिन फिर भी गजब लग रहा है यार। मैं यही कहूंगा कि मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बताने जा रहा हूं जो बहुत अलग हो, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि वाइन को नेचुरल तरीके से बनाया गया है। ये थोड़ा कड़वा होता है और आप इसे तुरंत चपट कर जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध है और इसे यहीं बनाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की चीज नहीं मिलाई गई है। और ये बहुत अच्छी है, मुझे ये पसंद आया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ या इससे मिलता जुलता कभी नहीं पिया, इसलिए शुरुआत में इसका स्वाद मुझे थोड़ा अलग लगा, लेकिन इसने मुझे चौंका दिया, बहुत पसंद आई। मुझे लगता है मुझे यहाँ आसानी से अच्छी वाइन मिल सकती है। तो भाई अगर आप आदी हैं तो फिर यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा यार। भले ही आप पाकिस्तान में हैं, लेकिन आपको मिल जाएगा ये चीज। अब हम इसे खत्म करने वाले हैं।
ठंड तो बाहर में काफी है यार, ये तो कंफर्म है कि यहाँ ठंड बहुत होती है, इसलिए ये जगह हमारे लिए काफी सेफ है। रात हो गई है और हमें यहाँ के एक स्थानीय घर में रहने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक इसी जगह पर उन्होंने हमें रात के लिए आमंत्रित किया, तो भाई हमारे लिए तो काफी अच्छा है यार। चलो अंदर चलते हैं। हम यहाँ कुछ महिलाओं और कुछ बच्चों के साथ हैं। मुझे नहीं लगता ये वह जगह है जहाँ हम सोने वाले हैं, वे हमें कोई दूसरा कमरा देने वाले हैं, लेकिन रात का खाना हम यही खाने वाले हैं। मुझे सबसे दिलचस्प लगता है जिस तरीके से ये रोटी बनाते हैं, सीधे फायर प्लेस के ऊपर रखकर, और आज आप इसे देखेंगे। मुझे लगता है यहाँ का कुछ स्थानीय पनीर है जो ये बनाते हैं। यह ग्रीक जैसा है, जैसे कि आपने इन्हें बोलते हुए भी देखा है। और हम अच्छे मेहमानों की तरह, टिपिकल स्पेनिश मेहमानों की तरह वाइन की बोतल लेकर आए, जिसे हमने कुछ समय पहले पिया था। हमने उनसे यहाँ घर लाने और यहाँ रात के खाने के साथ पीने के लिए खरीदी है। यहाँ ब्रेड के ही जैसी कुछ चीज होती है जो नट्स से बनी होती है। ये सब काफी अच्छा है। यह कुछ क्रेप की तरह है, और इसे देखिए, ऐसा लगता है जैसे इसे ग्रीस से लाया गया है। ये आश्चर्य की बात है कि ये इस आहार को लेते हैं। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने इस जीवन शैली को अपना लिया है वे शहर, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते, और ये जगह स्वर्ग की तरह है। ये लोग जंगली फलों और बेरीज को पनीर, शहद और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स के साथ खाते हैं। ये सब ब्रेड्स और बकरी का मीट, और पाकिस्तान में एकमात्र ये जगह है जहां वाइन पीना अच्छा माना जाता है। दिखने में ये बहुत नरम पनीर जैसा है और इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। ये बिल्कुल भी किरकिरा नहीं है और क्रीमी भी है और मक्खन जैसा है भाई। मुझे तो ये बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है। तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह के टेस्टी फूड्स भी हमें मिलेंगे यहाँ, तो शायद हम लकी हैं। और ये देखिए, हमारे पास दही भी है, और मैं कहना चाहूंगा कि इनका स्वाद ज्यादा अलग नहीं है। कई देशों में इस तरह के सामान टेस्ट वाले खाने मिलते हैं और शायद एक ग्रीस में रोज खाए जाने वाले खानों से काफी मिलता जुलता है। ये काफी टेस्टी है यार, ये दोनों ही मजेदार है। हाँ, ये चीज की तरह है। हमारी आवाज और शोर ने पार्टी में और भी लोगों को बुला लिया। मुझे लगता है हमें और वाइन लानी पड़ेगी। चला, सब खत्म हो गया यार। सोचा था कि हम ही दोनों पियेंगे, सब पी लिया। हमें अभी पता चला है कि जिस परिवार से हमने वाइन खरीदी थी, केवल वही एक परिवार है जो थोड़ा बहुत व्यापार करता है और शराब बेचता है। लेकिन यहाँ इस घाटी में, यहाँ के गांव में सभी परिवार अपने अंगूरों से वाइन बनाते हैं, और मुझे ये लगता है कि ये पड़ोसी शहर से लाए गए वाइन से ज्यादा बेहतर है। टेस्ट में इसका मुकाबला वो नहीं कर सकता। ये जगह लोगों से भर चुकी है, बड़ों से लेकर छोटों तक सभी यहाँ स्मोकिंग कर रहे हैं। पूरा धुआंधार माहौल हो चुका है यहाँ पर। अब हम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये जगह थोड़ी अजीब है क्योंकि यहाँ पर लोग भीड़ में तालियां बजा रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और आज हम यहाँ के स्थानीय घर में रात बिताएंगे। ये वो जगह नहीं है जहाँ बाकी के परिवार के लोग हैं, लेकिन ये उनके पास का ही एक कमरा है जिसमें हम अभी हैं। एक चीज जिसने मुझे हैरान कर दिया कि ये कितने समतावादी हैं। यहाँ के लोगों के हिसाब से ये संस्कृति काफी बेहतर है। समाज वाले स्त्री पुरुष के बीच अंतर देखते हैं और लिंग भेद को दूर करना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग पुरुषों को सर्वोत्तम मानते हैं। और ये बहुत हैरानी की बात है कि ये जगह जो पाश्तून्स के मुस्लिमों से घिरी हुई है, जहाँ की महिलाओं के लिए नाचने पर पाबंदी है, लेकिन इस जगह पर महिलाएं काम करती हैं और पुरुषों को घर पर रहते देखा है, अपनी स्त्रियों के साथ बैठकर चाय पीते हुए भी। जब पुरुष काम करते हैं, जलाने के लिए लकड़ी काटते हैं, तब महिलाएं बैठकर शराब पी सकती है। महिलाएं यहाँ डांस कर सकती है, वे हमारे साथ बैठकर हमसे बात कर सकती है, हमसे हाथ मिला सकती है। और ये सच में आश्चर्यजनक है क्योंकि वे घिरे हुए ऐसी संस्कृतियों और धर्मों से जिसमें मर्दों को सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन यहाँ का हिसाब थोड़ा सा अलग है। मतलब इस तरह के जो भी इलाके हैं उनमें से यहाँ पर का हिसाब काफी अलग है। चलो अब हम सो जाते हैं, कल एक नया दिन होगा, आज की ही तरह एकदम अद्भुत। चलो अब मैं सोता हूँ। गुड नाइट।
हमारे और आपके लिए खुद को इस जगह पर देखना, पहाड़ों के बीच इतना ऊपर जहां से आप इन सकरी सड़कों को देख सकते हैं। Como podéis observar, hay caminos, Kalash. हम यहाँ वालिद के साथ हैं, जो कि क्रीक डांस की मूर्ति बनाने वाले आखिरी मूर्तिकार हैं, और ये आखिरी व्यक्ति हैं जो पूर्वजों की इस परंपरा को बनाए हुए हैं। और जाहिर है कि दक्षिणी यूरोप से घोड़े पर सवार होकर ये यहाँ मध्य एशिया के इस क्षेत्र में आकर बस गए। इनका मानना है जब वे मरते हैं तो वे जानवरों या पहाड़ के प्राकृतिक प्राणियों में बदल जाते हैं, जैसे कि पेड़ या कोई जंगली जानवर। और इनका मानना है कि इसी तरह से इनका जीवन फिर से शुरू होता है। यहाँ एक घोड़ा देख सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पुश्तैनी परंपरा को बचाए रखने के लिए और शमशान घाटों को सजाने के लिए। और जब मैं यहाँ 3 साल पहले आया था तो इसमें मुझे और भी दिलचस्पी आ गई। मैंने उनकी कला को अलग अलग रूप में देखा। यूरोप के म्यूजियम्स ने मुझे बहुत आकर्षित किया, क्योंकि इसमें शैलियों का एक मिश्रण है जो कि आपको और भी उत्सुक करेगा। मुझे ये सब बहुत अद्भुत लगा। हालांकि आदिवासी कला के संग्राहकों ने लगभग सभी पुरानी वस्तुओं को चुरा लिया। उनमें से कई कलाकृतियों को अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। घाटियों का दूसरा भाग गुफाओं में है जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया है, और वे शर्म महसूस करते हैं क्योंकि वे इसे कुरान के अपमान के रूप में देखते हैं। कुरान कहता है कि जानवरों या लोगों की छवियों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। आप केवल उनकी कलाकृतियां को बना सकते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है। उनकी कलाएं केवल सुंदर ही नहीं है, लेकिन चित्रात्मक रूप से प्रतिरोध के कारण इनका बहुत महत्व है। इसे वास्तविकता को बताने वाले तरीके को सुरक्षित करने का प्रयास तो नहीं कह सकते, लेकिन ये महत्वपूर्ण सौंदर्य शास्त्र है जो उन्हें घेरने वाली सभी विचारधाराओं के खिलाफ जाता है। ये शीकी ने ला बाय ये मतलब शीकी होमा दे शीकी शाशे ए कि वो होमाई खवाती ए मिसौजाई मनाई ने चुंबरते मुटकिया मई की बालुना मई तवावा एगो मई दादा दु मई दादा एते शेमिशन्यारी सौजाया नो तो शीकी आई। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज की रात यहाँ समारोह हो रहा है, शीत उत्सव, जिसमें ये ठंड का स्वागत करते हैं, जिसमें वे अपना सबसे आध्यात्मिक रूप रहस्यमय जीववाद को सामने लाते हैं। लगभग 100-200 लोग यहाँ इस आग के पास इकट्ठे हुए हैं और वे नाच गाने कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों के साथ इस खास पल को जीने जा रहे हैं। तो चलो मेरे भाई। अगर आपको याद होगा कि कल पहाड़ों पर हमें एक आदमी मिला था, एक बूढ़ा आदमी, जिसने हमें कलश की संस्कृति और उनके इतिहास के बारे में बताया था। और उसने 3 समारोह का जिक्र किया था: फसल बोने का समय, सर्दियां और शीत समारोह, जिसका हमने अभी अनुभव किया है। यह समारोह हाइबरनेशन का स्वागत करता है। यार ये कमाल की चीज है, क्योंकि ये उन समयों में से एक है जिसमें आप इनके जीववाद को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि वे कैसे उनका सम्मान करते हैं और कैसे वे प्रकृति, हवा, बर्फ, आग, जानवर, पेड़ के साथ अपने संबंध को बनाए रखते हैं। और आप यह दृश्य देख सकते हैं इन समारोह में। वे आग के चारों ओर इस इरादे से नाचते और गाते हैं कि अच्छी बर्फ आए और कुछ बर्फ की चादर की तरह ढक जाए, जिससे सभी संभावित मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं और फिर अगले साल फिर से अच्छी फसलें होंगी। जैसा आपने देखा, वे उन्हें साल के प्रत्येक मौसम के अच्छे भाग में पाते हैं। ये कोई चीज या कोई इंसान नहीं है, ये पहाड़ों के जानवर हैं। यह बहुत दिलचस्प है और यह सब इस्लाम में देखने नहीं मिलता है। यह समारोह है आस्तिक लोगों का, जो कि यहाँ आग के आसपास गाना गा रहे हैं और अजीब चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इस आइलैंड के लोगों के लिए ये बिल्कुल अजीब नहीं है, क्योंकि उनका मानना ही बड़ा ही अजीब है यार। वो क्या मान रहे हैं क्या नहीं, वो सिर्फ वही जानते हैं। यह एक तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से, लेकिन ये यहीं रहते हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं इस शीत समारोह को देख पाया। ठीक 1 हफ्ते बाद वे बलिदान देना शुरू कर देंगे और मुझे लगता है बकरों का बलिदान दिया जाएगा और खून भी बहाया जाएगा प्रकृति के भेंट के रूप में। लेकिन आपको इन बलिदानों को भ्रमित करना होगा मृत्यु के साथ। मृत्यु ही सब कुछ है। इसके विपरीत ये कहते हैं कि रक्त ही जीवन है। हम जीते हैं क्योंकि हमारे पूरे शरीर में खून बहता है और इसलिए खून अर्पण किया जाता है प्रकृति को। तो यहाँ का यही सीन है मेरे भाई। तो चलो अब सो जाते हैं और कल हम करेंगे सबको गुड बाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब समय इस वीडियो को खत्म करने का। हमने इन घाटियों को एक्सप्लोर कर वाकई
में एक साहसिक काम किया। इस साल की खोजों में से एक खोजी जाने वाली सबसे अविश्वसनीय जगहों में से एक है ये। हम यहाँ बेरीज भी ढूंढ पाए और भी कई रोचक चीजें इस जगह की, जैसे कि महिलाएं, उदाहरण के लिए जैसे कि महिलाएं जब वे उनके मासिक धर्म में होती है, जैसा कि नेपाल के कुछ इलाकों में होता है, मासिक धर्म के समय उन्हें घर में घुसना पड़ता है, वे वहां से नहीं निकल सकती और मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैं मर्द हूँ। खैर, काम से काम, इस जगह पर वे अपना अच्छा ध्यान रखते हैं। हमने ये भी देखा कि इनके वॉशरूम्स काफी आधुनिक लगते हैं। ये साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखते हैं। जैसा कि नेपाल में उन्हें सीधे पहाड़ों का उपयोग करना पड़ता है। साथ ही कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं इस भाषा को यहाँ लाने का इस क्षेत्र में और इस बारे में लिख भी रहे हैं, और तार्किक रूप से इसे करना बहुत कठिन काम है, ये आप भी समझ सकते हैं। आखिरकार हम पेशावर की तरफ जा रहे हैं, जैसा हमने कल तय किया था। ठंड आ गई है, बर्फ भी बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाएगी। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमने यहाँ कुछ ऐसा देखा जो कि बहुत दिलचस्प है और ये देखने लायक है यार। ये घाटियां पाकिस्तान के आखिर में है, इसके आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। हमने बताया इसके इस तरफ अफगानिस्तान है और हमें ये भी जानने मिला कि इसके आगे एक और जनजातीय समूह भी है। हमें पहाड़ों के बीच से रास्ता खोजना पड़ेगा, तब जाकर हमें वह दूसरा जनजातीय समूह मिलेगा जो अंत का भी अंत होगा। हमारे पास एक दिन है और हम उसे देखे बिना नहीं जा रहे। तो अगली वीडियो का इंतजार करना। मुझे नहीं पता वहाँ क्या होगा, लेकिन हमें वहाँ जो भी मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमने यहाँ कुछ खास तस्वीरें भी क्लिक की है, वो आप देख लीजिए।